चंदापुर गांव में सीमा नाम की एक औरत रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो घर चलाने के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर बेचा करती थी। एक दिन सीमा जंगल में लकड़ी काट रही थी, तभी उसे किसी के बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सीमा इधर उधर देखती है। तभी वो देखती है कि एक पेड़ के पास प्यारी सी बच्ची जोर जोर से रो रही है। सीमा उस बच्ची को गोद में उठा लेती है। अरे रोते नहीं बेटा, चुप हो जाओ। कितनी मासूम और प्यारी बच्ची है। आखिर सुनसान जंगल में इस बच्ची को कौन छोड़ कर गया होगा। बेटा चुप हो जाओ, अब मैं आ गई हूँ ना। आज से तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी बेटी बनकर। सीमा उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आती है और बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगती है। सीमा उस बच्ची का नाम ममता रखती है। सीमा ममता को कभी ये एहसास नहीं होने देती कि वो उसकी असली माँ नहीं है। वो ममता की हर खुशी का अच्छे से ख्याल रखती थी और उसका दाखिला भी शहर के अच्छे स्कूल में करवा रखी थी। ममता पढ़ने में काफी होनहार थी। एक दिन स्कूल में सभी टीचर बच्चों से कहते हैं, बच्चों आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे स्कूल में बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है और जो भी बच्चा इस फैशन शो को जीतेगा उसे पूरे 1 लाख रुपए इनाम में मिलेंगे और उसे स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। तो बच्चों आप सभी इस शो के लिए तैयार हो ना? यस टीचर। इतना बोलकर टीचर वहाँ से चली जाती है। टीचर के जाते ही सभी लड़कियाँ आपस में बातें करने लगती है कि वो इस फैशन कंपटीशन में क्या पहनने वाली है। मैं तो अपना जयपुरी लहंगा पहनूंगी। हाँ मैं तो गाउन पहनूंगी। सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। वही ममता चुपचाप कोने में उदास बैठी थी। तभी स्कूल की एक बहुत ही घमंडी लड़की रिया उससे कहती है क्या हुआ ममता, तू इस फैशन कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही है क्या? वैसे तुम हिस्सा ले भी कैसे सकती हो? भला तुम्हारी वो गरीब बूढ़ी माँ तुम्हें फैशन शो में पहनने के लिए कपड़े कहाँ से दिलाएगी? है ना दोस्तों? इतना बोलकर रिया के साथ क्लास की बाकी की सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती है और सभी ममता को गरीब गरीब कहकर चिढ़ाने लगती है। ये देखकर ममता बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। चुप हो जाओ तुम सब। मेरी माँ गरीब जरूर है लेकिन वो मेरे लिए दुनिया की सबसे अमीर माँ है और देखना मैं इस फैशन शो में जरूर हिस्सा लूंगी और इस फैशन शो को जीतूंगी भी, समझे? इतना बोलकर ममता अपने घर आ जाती है और गुस्से से मुंह लटका कर बैठ जाती है। तभी सीमा खांसते हुए जंगल से लाई हुई लकड़ियां काट रही होती है। क्या हुआ मेरी रानी बेटी को? आज ये चांद सा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? माँ हम इतने गरीब क्यों हैं माँ? हम बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं हैं? मेरी वजह से आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी हम सुकून से बाकी लोगों की तरह नहीं जी सकते। आखिर क्या बात है बेटा, आज अचानक तुम ये सब क्यों बोल रही हो? माँ अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ और मुझे सब समझ में आता है। आप मुझे पढ़ाने लिखाने और मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करती हो और एक मैं हूँ बिना कुछ किए ही हर वक्त बस आपसे अपनी चीजों की फरमाइश करती रहती हूँ और आज भी वही करने वाली थी। कुछ दिन बाद स्कूल में फैशन शो है लेकिन माँ अब मैं समझ गई हूँ ये सारी चीज हम गरीब लोगों के लिए नहीं है। मैं उस फैशन शो में हिस्सा नहीं लूंगी माँ। बेटा मैंने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं लेकिन मैं नहीं चाहती तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह दुखों से भरी हो। मैं चाहती हूँ तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा मुकाम हासिल करो। मैं ये लकड़ियाँ लेकर बाजार जा रही हूँ। आते वक्त तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गाउन ले आऊंगी। ठीक है बेटा। माँ आप ठीक तो हो ना माँ? तभी सीमा अचानक से वहीं बेहोश हो जाती है। ममता दौड़कर पास के डॉक्टर को बुला लाती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ममता से कहते हैं, देखो बेटा तुम्हारी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। लगता है इनकी तबीयत काफी दिनों से खराब थी लेकिन इन्होंने अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दिया। अभी तो मैं इन्हें दवाई दे रहा हूँ लेकिन इन्हें जल्दी ही इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा वरना इनकी जान भी जा सकती है। ये सब सुनकर ममता बहुत ही दुखी
दुखी हो जाती है। बड़े हॉस्पिटल में तो बहुत ही खर्चा आएगा, आखिर मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी। अगर मैं उस फैशन कंपटीशन को जीत जाती हूँ तो वो 1 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे। फिर उन पैसों से मैं माँ का अच्छे से इलाज करवा सकती हूँ। लेकिन मेरे पास तो उस शो में पहनने के लिए एक भी अच्छे कपड़े नहीं हैं। तभी ममता की नजर अपनी माँ की एक पुरानी साड़ी पर जाती है। हाँ, मैं इस साड़ी से कोई अच्छा सा गाउन बनाने की कोशिश करती हूँ। ये सोचकर ममता अपनी माँ की साड़ी को अच्छे से काटकर एक बहुत ही खूबसूरत गाउन तैयार कर लेती है। गाउन देखकर तो उसे भी यकीन नहीं होता कि ये गाउन उसी ने बनाया है। गाउन बहुत ही अच्छा था। अगले ही दिन स्कूल में कंपटीशन शो था। सभी लड़कियां अच्छे से महंगे महंगे कपड़े पहनकर उस कंपटीशन में हिस्सा लेती है। ममता खुद से जो गाउन बनाई थी वो उसी को पहन कर आती है। ममता सुंदर तो थी, यूनिक और सिंपल सी ड्रेस उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे थे। एक एक करके सभी लड़कियां उसमें भाग लेती गई। लेकिन जब ममता स्टेज पर आती है तो सबकी नजर ममता पर ही होती है। अपने क्यूटनेस और सिंपलिसिटी से ममता सबका दिल जीत लेती है और लास्ट में ममता ही उस कंपटीशन को जीतती है और उसे 1 लाख रुपए मिल जाते हैं और वो अपनी माँ का बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। अब तो गांव की हर लड़कियां ममता से ही अपना ड्रेस बनवाने लगती है। अब ममता पढ़ाई के साथ साथ अपना खुद का एक बुटीक भी खोल लेती है। बेटा, तुमने ये सिलाई करना कब सीखा? पता नहीं माँ, बस मैंने पहली बार ही कोशिश की और ये इतना अच्छा बन गया। मुझे तो खुद भी यकीन नहीं होता कि ये मैंने बनाया है। ममता बेटा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुझ जैसी बेटी मिली है। लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है बेटा। कहाँ तुम इस गरीब दुखियारी के घर में आ गई हो? तुम्हें तो किसी राजकुमारी की तरह किसी महल में होना चाहिए था। ओफो माँ, ये आप क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? चलो अब आप आराम करो, मुझे अभी लहंगा सिलना है। इसी तरह दिन बीत रहा था। ममता अब 18 साल की हो गई थी और जल्दी ही उसका 18वां जन्मदिन आने वाला था। ममता अपने जन्मदिन में पहनने के लिए अपने हाथों से ही बहुत सुंदर गाउन सिलती है। सीमा भी अपनी बेटी के जन्मदिन का बहुत ही अच्छे से तैयारी करती है। घर को बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है। जिस दिन ममता का बर्थडे था उस दिन गांव की सभी लड़कियां ममता के घर आती है। ममता आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बेटा चलो अब चलकर केक काटो। ममता जैसे ही केक काटने वाली होती है तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है और ममता से कहती है, ममता बेटा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। बेटा मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। ये क्या मजाक है? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मेरी माँ तो मेरे साथ है, मेरी सीमा माँ। माँ आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये परी जी क्या बोल रही है माँ? बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुमसे झूठ कहा था। तू मेरी बेटी नहीं है। परी जी बिल्कुल सही कह रही है बेटी, यही तुम्हारी माँ है। और फिर सीमा ममता को सारी सच्चाई बताती है। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। सीमा मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखा, उसे कभी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ परीलोक लेकर जाऊँ। नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। आखिर कोई माँ अपने बच्चों को यूँ मरता हुआ छोड़कर नहीं जाता। मेरी माँ तो सिर्फ सीमा माँ ही है जिन्होंने मेरा हर सुख दुख में ख्याल रखा। माँ इनसे पूछो कि आखिर इनकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो मुझे जन्म देते ही जंगल में मरता हुआ छोड़कर चली गई। फिर आज एकदम से इनकी ममता कैसे जाग उठी जो मुझे लेने यहाँ आ गई। बेटा ये एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। मेरी मजबूरी थी जो मुझे मेरे कलेजे के टुकड़े को खुद से अलग रखना पड़ा। मैंने पृथ्वी पर रहने वाले एक आम इंसान से शादी कर ली थी। लेकिन जब ये बात रानी परी को पता चली तो उन्होंने तुम्हारे पिताजी से मुझे अलग कर दिया। उस वक्त मैं माँ बनने वाली थी। मुझे श्राप दिया गया था कि मैं अपने पहले संतान को अगर अपने साथ रखूंगी तो वो मर जाएगी। 18 साल पूरा होने के बाद ही मैं उसे अपने पास रख सकती हूँ, तभी वो मुझे फिर से परीलोक में रहने की अनुमति देगी। इसलिए मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं मजबूर थी। अब मैं तुमसे और दिन अलग नहीं रह सकती। मेरे साथ चल बेटा। जाओ बेटी, अपनी माँ के पास वापस चले जाओ। जब तुम्हारा मन करे तुम मुझसे मिलने पृथ्वी लोक पर आ जाना। तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी बेटा। अब जाओ बेटी, हमेशा खुश रहना। ममता अपनी माँ की बात को मानकर परी के साथ परीलोक चली जाती है। मधुरिमा परी अपनी बेटी ममता को लेकर परीलोक आ जाती है। तभी वहाँ पर रानी परी आती है और मधुरिमा परी से कहती है,
मधुरिमा परी, तुम अपनी बेटी को पृथ्वी लोक से लेकर परी लोक आ तो गई हो, लेकिन ये मत समझो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हारी बेटी अभी भी बाकी परियों की तरह कोई जादू नहीं कर सकती है और ना ही तुम अपनी जादुई शक्तियों से उसकी कोई सहायता करोगी। उसे खुद से आम इंसानों की तरह ही इस परीलोक में मेहनत करके रहना होगा, समझ गई? इतना बोलकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। सोनाली बहुत ही अच्छा सिलाई जानती थी, इसलिए उसे परीलोक में कोई परेशानी नहीं होती है। वो परियों के लिए सुंदर सुंदर गाउन बनाकर अच्छे से अपना पालन पोषण कर रही थी, लेकिन वहाँ रहने वाली बाकी की परियां ममता को देखकर उसका खूब मजाक उड़ाती है। ये देखो, आखिर ये हमारी परीलोक की कैसी परी है? ना तो इसके पास हमारे जैसे पंख है और ना ही ये हमारी तरह कोई जादू कर सकती है। ये बस एक गरीब लहंगा सिलने वाली परी है। गरीब परी, गरीब परी। सभी परियां ममता को गरीब परी कहकर खूब चिढ़ाया करती है, लेकिन ममता वहाँ किसी भी परी से बिना झगड़ा किए चुपचाप अपना काम करती रहती है। ममता किसी से कुछ भी नहीं बोलती थी, न ही हंसती थी। वो हमेशा उदास बैठी रहती थी। अपनी बेटी की ये हालत देखकर मधुरमा परी को बहुत ही बुरा लगता है कि आखिर उसकी बेटी एक परी होते हुए भी नौकरानी का काम कर रही है। उसे लोगों के कपड़े बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन परिराज की सबसे शक्तिशाली अनुराधा परी परीलोक में आती है। उन्हें देखकर परीलोक की सभी परियां उनके स्वागत में खड़ी हो जाती है। यहाँ तक कि रानी परी भी उनके स्वागत में खड़ी होती है, क्योंकि पूरे परीलोक की सबसे शक्तिशाली रानी अनुराधा परी ही थी। परियों की महान देवी अनुराधा परी का हमारे परीलोक में स्वागत है। परी माँ, हमें याद कर लिया होता, हम खुद आपकी खातिरदारी में हाजिर हो जाते। यहाँ आने की कोई खास वजह? हाँ, मुझे अपने लिए एक लहंगा बनवाना है। मैंने सुना है पृथ्वी लोक से कोई परी यहाँ आई है जो इसी परीलोक की परी की बेटी है। वो बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती है। उसके सिले कपड़े पूरे परीलोक में बहुत ही चर्चे में है। बस मुझे उस लड़की से अपने लिए एक लहंगा बनवाना है। अगर मुझे वो लहंगा पसंद आ गया तो तुम सोच भी नहीं सकती हो, इसके बदले में तुम्हारे परीलोक को और भी ज्यादा शक्तिशाली शक्ति उपहार में दे सकती हूँ। ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें आपके लिए काम करने का मौका मिल रहा है। आप निश्चिंत रहिए रानी परी माँ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अनुराधा परी वहाँ से चली जाती है और रानी परी मधुरिमा और ममता परी को अपने पास बुलाती है और ममता से कहती है, ममता बेटा, ये हमारे परीलोक के आन बान का सवाल है। पहली बार रानी परी माँ ने हमसे कुछ मांगा है, हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। बेटा, अगर तुम रानी परी माँ के लिए लहंगा बनाने में सफल रही तो मैं तुम्हारी माँ को माफ करके तुम्हें हमेशा के लिए अपना लूंगी और तुम्हारी सारी परी शक्तियाँ भी तुम्हें वापस दे दूंगी। आप निश्चिंत रहिए रानी परी, मुझे अपने आप को साबित करने का एक मौका मिला है। मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं अपनी काबिलियत से अपनी माँ को पहले वाला सम्मान जरूर दिलाकर रहूंगी। इतना बोलकर ममता परी रानी परी के लिए लहंगा बनाने में लग जाती है। 10 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ममता एक बहुत ही सुंदर लहंगा बनाकर तैयार कर लेती है। जब अनुराधा परी लहंगा देखती है तो वो अचंभित रह जाती है। अद्भुत, मैंने आज तक ऐसा लहंगा कहीं नहीं देखा। बहुत खूब ममता बेटा। ममता, आज से तुम और तुम्हारी माँ हमारे साथ हमारे परीलोक में ही रहोगी और खास हमारे लिए काम करोगी। इतना बोलकर अनुराधा रानी परी ममता और उसकी माँ को सारी परी शक्तियाँ लौटा देती है और दोनों परी को लेकर अपने परीलोक में आ जाती है और वहाँ पर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी प्यार से रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है गरीब माँ की अमीर बेटी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये नई कहानी। सुल्तानपुर गांव में करिश्मा नाम की एक लड़की अपनी माँ गायत्री और पिता रमेश के साथ रहा करती थी। करिश्मा दिखने में बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी। उसके पिता रमेश राजमिस्त्री का काम किया करता था। एक दिन रमेश काम पर जा ही रहा था, तभी अचानक पीछे से एक कार आती है और रमेश को टक्कर मार देती है, जिससे रमेश की मौत मौके पर ही हो जाती है। पिता के मृत्यु के बाद करिश्मा की मां गायत्री गांव के मुखिया रंजीत सिंह के घर में बर्तन मांजने का काम किया करती थी। करिश्मा मां के कामों में
हाथ बटाया करती थी। एक बार की बात है, गांव के मुखिया रंजीत सिंह के घर में एक बहुत बड़ा पार्टी चल रहा था। उस पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। उसमें मुखिया रंजीत सिंह का दोस्त ललित सिंह भी मौजूद था। ललित सिंह की नजर करिश्मा पर पड़ती है, जो अपनी माँ गायत्री के साथ बर्तन मांजने का काम कर रही थी। ललित सिंह उसे इस तरह माँ के साथ काम करता देख उस लड़की को अपने बेटे के लिए पसंद कर लेता है। करिश्मा बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी। अगले दिन ललित सिंह करिश्मा की माँ गायत्री के घर जाता है। उस समय करिश्मा घर पर नहीं होती है। देखो बहन जी, आपकी बेटी को हमने अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया है। हमारा बेटा बड़ा ही काबिल है, तुम चाहो तो उसे देख सकती हो। मैं तो बस गरीब घर की लड़की इसलिए ले जाना चाहता हूँ क्यों मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वह मेरे घर को अच्छे से संभाल सकती है। ये तो आप लोगों की मेहरबानी है जो आप एक गरीब घर की बेटी से शादी करना चाहते हैं, वरना कौन गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहेगा। पर बहन जी, आपसे एक प्रार्थना है, शादी के बाद आप करिश्मा से कोई रिश्ता नहीं रखिएगा। यह सुनकर गायत्री को जोर से झटका लगता है। सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? करिश्मा मेरी इकलौती बेटी है, मेरे सिवा उसका दुनिया में कोई नहीं है। मुझे पता है आपको यह सुनकर बहुत बुरा लगा होगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि करिश्मा की शादी के बाद करिश्मा का वही अपना घर होगा ना। मैं अपने रिश्तेदारों को यह नहीं बताना चाहता हूँ कि करिश्मा एक गरीब घर की बेटी है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपका भी ध्यान रखूंगा, आपके लिए अच्छी जगह घर दे दूंगा और किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी के साल ही कितनी बची है। मेरी बेटी का भविष्य अच्छा हो सकता है तो मेरे लिए इससे अच्छा क्या होगा। इस तरह से करिश्मा की माँ ने करिश्मा की शादी ललित सिंह के बेटे आदित्य सिंह से करा देती है। करिश्मा अपना ससुराल जाती है तो वह उस बड़े घर को देखकर देखती ही रह जाती है। उसे ये तो पता था कि उसकी शादी एक बड़े घर में हुई है, पर इतना बड़ा घर वो देखकर तो हैरान ही रह जाती है। शादी के जोड़े में खड़ी हुई बस एक टक से उस घर को देख ही रही थी, जिसके बाहर रंग बिरंगी गाड़ियाँ खड़ी थी, जिसे दिखने के बाद लग रहा था कोई राजमहल हो। करिश्मा, इधर उधर क्या देख रही हो बेटा? इस चावल के लोटे पर पैर लगाओ और अंदर आ जाओ। अपनी सास की आवाज सुनकर करिश्मा असली दुनिया में आई और उसने लोटे पर पैर लगाया और गृह प्रवेश किया। करिश्मा बेटा, आज से तुम्हारा यही घर है, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जी बाबूजी, मैं भी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। करिश्मा की शादी आदित्य से हुई। ललित सिंह उसके पिताजी थे, जो अपने बेटे आदित्य के साथ मिलकर बड़े से बिजनेस को संभाला करते थे। देखो जी, शादी के 6 महीने बीत गए। शादी के बाद माँ से एक बार भी नहीं मिल पाई हूँ। क्या आप मुझे माँ के घर 2 दिन के लिए छोड़ देंगे? देखो करिश्मा, इस बारे में तुम माँ पिताजी से बात करो। करिश्मा अपने सास ससुर के पास जाती है और यही बात दोहराती है। अरे करिश्मा बिटिया, तुम्हें बुरा नहीं लगे इसलिए मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई कि तुम्हारी माँ अब वहाँ नहीं रहती है। कुछ दिन पहले मैं वहाँ काम से गया था, तुम्हारे घर पर ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा अब वह यहाँ नहीं रहती है। यह आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? मेरी माँ वहाँ से कहाँ जा सकती है? उनका तो कोई ठौर ठिकाना भी नहीं है, ना ही उनका मायका है और ना ही ससुराल। और ये बात मुझे आप आज बता रहे हैं। आप इतना शांत कैसे रह सकते हैं? ये कहकर करिश्मा रोने लगती है और वो आदित्य से कहती है, मुझे एक बार वहाँ ले चले। जब तक मैं खुद से देख नहीं लूंगी तब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी। हाँ आदित्य, जब करिश्मा बिटिया कह रही है तो तुम उसे ले जाओ। करिश्मा अपने पति आदित्य के साथ अपने माँ के घर जाती है। वहाँ सचमुच में गायत्री नहीं होती है। वह पड़ोस में भी पता करती है। करिश्मा बिटिया, वो तो तुम्हारी शादी के 1 दिन बाद ही चली गई थी।
यह सुनकर करिश्मा फिर से रोने लगती है। आदित्य, मेरी माँ के सिवा मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं कैसे भूल जाऊँ कि मेरी माँ ने मुझे बचपन से पाला पोसा बड़ा किया। वो ऐसे मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? देखो करिश्मा, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, पर हो सकता है वो तीर्थ यात्रा पर चले गए होंगे। तीर्थ यात्रा का नाम सुनकर करिश्मा को थोड़ी सी शांति मिलती है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था जब तेरी शादी हो जाएगी तब मैं भगवान से दर्शन कर उन्हें धन्यवाद दूंगी। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मेरी माँ जरूर आएंगे। हम 1 महीने बाद फिर आकर पता करेंगे। आदित्य को पता था कि अब उसकी माँ अब दोबारा कभी नहीं आएगी। करिश्मा फिर उस बड़े घर में आकर बड़े घर की दुनिया में खो जाती है। करिश्मा अपने सास ससुर की सेवा करती है। पूरे घर के नौकरों से काम करवाना और हर चीज का ध्यान रखना, हर चीज करिश्मा ही कर रही थी। लेकिन बीच बीच में उसको अपनी माँ की बहुत याद आती है और वो रोने लगती है। माँ, तू कहाँ चली गई माँ? आदित्य, तुम करिश्मा का ध्यान रखना। मैं जानता हूँ वो अपना माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन तुम किसी काम में उलझा कर रखना। देखो, लड़की बहुत अच्छी है, सारे घर को कैसे संभाल रखा है। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी जिंदगी भर साथ देगी। ठीक है पिताजी। फिर 6 महीने बाद ही करिश्मा सारे घर वालों को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। अरे बहू, तुमने हमें यह खुशखबरी देकर तो बहुत खुश कर दी है। भगवान तुझे और तेरे बच्चे को अच्छे रखे। जी माँ जी, इतनी बड़ी खुशखबरी है, एक बार माँ की तरफ हो आती हूँ। क्या पता वो वापस आ गए हो। जब उन्हें ये पता होगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो वो बहुत खुश होंगी। करिश्मा, मैंने पता किया था, वो अभी भी वहाँ नहीं आई। यह सुनकर करिश्मा उदास हो जाती है। उधर गायत्री उस शहर को ही छोड़ चुकी थी और अब दूसरे शहर में एक सेठ के घर में खाना बनाने का काम कर रही थी। सबको उसके हाथ का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आते थे। उस घर की मालकिन बहुत ही अच्छी थी। एक दिन वो गायत्री से कहती है, सुनो गायत्री, तुम जब से काम पर लगी हो कभी छुट्टी नहीं ली और ना ही तुम किसी से मिलने जाती हो, ना ही तुमसे कोई मिलने आता है। क्या तुम्हारे घर परिवार में कोई नहीं है क्या? नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। मेरी बेटी की शादी बहुत बड़े घर में हुई है। अच्छा, तो वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आती है? उसका तो बहुत मन करता होगा मिलने का, लेकिन उसका ससुर ने कहा था कि आपकी बेटी अब बड़े घर की बहू बन गई है, इसलिए उसके हिसाब से रोज मिलने आना जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए हम वहाँ से चले आए। मेरी इकलौती बेटी है मालकिन, बस हम उसके खुशी के लिए चली आई। मैं उसे बहुत याद करती हूँ और भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। गायत्री, तूने इतना बड़ा बलिदान दे दिया, तुम धन्य हो। ऐसा बलिदान एक माँ ही दे सकती है। उधर करिश्मा एक प्यारे से बेटे राहुल को जन्म दिया। वो आज भी माँ को याद कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी माँ इस दुनिया में है भी या नहीं। इस तरह देखते देखते 2 साल बीत गए। घर की जिम्मेवारी और बच्चों को संभालने में करिश्मा के दिन बीत रहे थे, लेकिन उसे रह रह कर माँ की याद आती है। एक दिन, देखो आदित्य बेटा, कल शाम को सब लोग तैयार हो जाना। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, उसके बेटे की शादी है, हम लोगों को वहाँ जाना है। ठीक है पिताजी, हम लोग कल टाइम से तैयार हो जाएंगे। अगले दिन शाम को पूरा परिवार शादी में शामिल होने के लिए जाता है और काफी देर तक उन लोगों से मिलते हैं और फिर करिश्मा एक जगह बैठ जाती है और राहुल इधर उधर भाग रहा था। वो उसे देख रही थी कि तभी राहुल एक बूढ़ी औरत से टकरा जाता है। तभी बूढ़ी औरत उस बच्चे को गोद में उठा लेती है। बूढ़ी औरत के गोद में देख करिश्मा वहाँ आ जाती है। राहुल बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? और थैंक यू आंटी, मैंने आपको देखा, आपने राहुल को गिरने से बचा लिया।
और जैसे ही करिश्मा पलट कर देखती है, करिश्मा की आंखें हैरानी से देखती रह जाती है। गायत्री अपने मुंह पर कपड़ा रख कर वहाँ से जाने लगती है। करिश्मा झट से उसकी हाथ पकड़कर अपनी माँ के गले से लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उधर ललित सिंह और उसका परिवार यह देखकर हैरान रह जाता है। माँ, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मैं तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की, कितने साल से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? तुम्हें एक पल के लिए भी मेरी याद नहीं आई? करिश्मा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी बेटा। यहाँ सबके सामने तुम मुझे माँ मत कर। ये तुम क्या कर रही हो माँ? मैं अपनी माँ को माँ ना कहूँ तो किसको कहूँ? और तू इतना डर क्यों रही हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वहाँ पर गायत्री की मालकिन आ जाती है। अच्छा, तो तुम हो गायत्री की बेटी। ये सब तुम अपनी माँ से नहीं, अपनी ससुराल वाले से पूछो। क्या मतलब? ये सब सुनकर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। ये शादी गायत्री के मालकिन बेटे की थी, जहाँ पर सब लोग आए हुए थे। ललित सिंह के पूरे परिवार और बहुत सारे रिश्तेदार भी वहाँ पर आ गए और तब करिश्मा को सब हकीकत पता चल जाती है। ये सुनकर करिश्मा अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और ससुराल वाले से कहती है, क्या एक बड़े से घर में शादी करने का इतनी बड़ी सजा होती है? कैसे आप लोगों ने मेरी माँ को मिलने से मना कर दिया? अगर ये काम मैंने इन 5 सालों में आपके बेटे और आपके साथ किया होता तो कैसा लगता? मैंने बड़े घर में आपकी बहू बनकर आपके पूरे परिवार को संभाल लिया और आप लोगों ने मेरी माँ के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया। क्योंकि मेरी माँ गरीब है इसलिए मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया। अरे ऐसे मतलबी अमीर लोग अपनी अमीरी पर इतना घमंड था तो मत लाते गरीब घर से बहू। करिश्मा बेटा, मेरा मतलब था कि। चुप रहिए बाबूजी। मैंने आपसे वादा किया कि मैं कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी और मुझे लगता है कि कभी दिया भी नहीं होगा। लेकिन आपने क्या किया? थूकती हूँ इस अमीर लोगों की दौलत पर। नहीं चाहिए हमें ऐसा बड़ा घर, बंगला, गाड़ी। हमारे जैसे गरीब को माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और ये कहकर करिश्मा अपनी माँ के गले से मिलकर रोने लगती है और उसकी माँ भी अपनी बेटी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। ललित सिंह और उसका पूरा परिवार करिश्मा और गायत्री से माफी मांगते हैं। नहीं नहीं, मैं लड़की की माँ हूँ। मुझसे इस तरह से माफी मांगकर शर्मिंदा मत करिए। और इस तरह से ललित सिंह करिश्मा और उसकी माँ को लेकर पूरे परिवार के साथ अपने घर को लौट आते हैं और इस तरह से करिश्मा भी माँ को पाकर खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल पोरो टीवी को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अच्छी और मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों।